बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्वाइलाइट इन दिल्ली, जिसका तर्जमा हम दिल्ली की शाम के अल्फाज में कर सकते हैं, अहमद अली का एक शाहकार मुआशरती नावल है जो बरसगीर की इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी करता है। दिल्ली का शहर जो कि 1453 कबल मसीह में आबाद हुआ, कोरो पांडो, खलजी, सैयद और मुग़लों के दौर में बार बार अरूज व ज़वाल का शिकार होता रहा। ये 19वीं सदी के आखिरी अशरे में बड़े बड़े बाकमाल शोरा की आमजगाह बन चुका था। नावल का मरकजी किरदार मीर निहाल अपनी बीवी बेगम निहाल, बेटे असगर, बेटी महरोज़मान और अपने मरहूम भाई की बीवी बेगम जमाल के साथ दिल्ली के कूचा नयारियां में रिहाइश पजीर है। उसकी एक बेटी बेगम वहीद बेवा हो चुकी है, लेकिन अपने बेटे और बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ससुराल के साथ भोपाल में ही रहती है। उसके बेटे हबीबुद्दीन और बिबारुद्दीन सरकारी मुलाजिम हैं और दूसरे शहरों में रहते हैं और ख़ास मौके पर ही अपने बाप के घर आते हैं। मीर निहाल की एक बेटी जो कि सईद हसन की मनकुआ थी, का इंतकाल जचगी के मौका पर हो चुका था। बेगम निहाल का भतीजा मसरूर भी उनके यहाँ रिहाइश पजीर है और अपनी स्कूल की तालीम जारी रखे हुए है। शम्स और उसकी बेगम भी वहीं रहते हैं। गफूर मर्दाना और दिलचैन जनाना हिस्से में मुलाजिम है। जंग आज़ादी 1857 के मौका पर मीर निहाल और इसके बड़े भाई मीर जमाल मरहूम से उनकी जायदाद का काफ़ी हिस्सा लूट लिया गया था। बहरहाल फिर भी उसके पास काफ़ी जायदाद थी जिसकी आमदन घर का खर्च चलाने के लिए काफ़ी थी। नावल का आगाज़ 20वीं सदी के दूसरे अशरे के आगाज़ से होता है और कहानी के शुरू में मौसम गर्मा है। मीर निहाल और उसकी बेगम की उम्रें 50 साल से ऊपर हैं। एक रात मीर निहाल खाने के दौरान कबूतरों के दड़बे में आहट सुनता है। वो खाना दरमियान में छोड़कर उठ बैठता है और बड़ी तगोदो के बाद वहाँ मौजूद सांप को पकड़ लेता है और उसे लहराकर फर्श पर मारकर जान से मार डालता है। इसके कबूतर बहुत माहिर हैं और अपने साथ एक पड़ोसी ख्वाजा अशरफ के चंद कबूतरों को भी साथ ले आते हैं, जिन्हें मीर निहाल एक अलग डरबे में बंद कर देता है। असगर बिल्किस का आशिक हो चुका है, जो इसके रिश्ते के भाई की साली है और मिर्जा शहबाज बेग की बेटी है। असगर बिल्किस से शादी करना चाहता है, लेकिन उसे मालूम है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता है, जबकि बल्कीस का बाप मुग़ल है। असगर बहुत सोचने के बाद इस मसले का ये हल निकालता है कि अपनी बड़ी बहन बेगम वहीद को भोपाल ख़त लिखकर दिल्ली बुला लेता है। तमाम अहले खाना मीर निहाल समेत उसकी आमद पर बहुत खुश होते हैं। उस रात 10 बजे के बाद जब भाई बहन को ज़ाती गुफ्तगू शुनीद का मौका मिला तो असगर ने अपनी मोहब्बत के बारे में उसे आगाह किया और धमकी दी कि अगर माँ बाप ने उसकी शादी बल्कीस से ना की तो वो खुदकुशी कर लेगा। अगले दिन वो माँ को इस ज़मन में एतमाद में लेती है। उसकी माँ को इल्म है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से तय होने वाला नहीं है, क्योंकि मीर निहाल अपने ख़ानदान के फ़र्द इशफाक की शादी बल्कीस की बहन से हो जाने के बावजूद इस रिश्ते को ठीक नज़र से नहीं देखते थे, क्योंकि उनके ख्याल में सैयदों और मुग़लों का कोई जोड़ न था। बेगम निहाल मीर निहाल से असगर के रिश्ते की बात करती है और दबी ज़बान से बताती है कि असगर बिल्कीस से शादी का ख्वाहिशमंद है और दूसरी सूरत में वो खुदकुशी की धमकी देता है। मीर निहाल ये सुनकर मायूस हो जाता है और रिश्ता होने की सूरत में असगर से मुकम्मल तौर पर कताए ताल्लुक़ करने की धमकी देता है। बेगम जमाल बेगम निहाल को ये मशवरा देती है कि किसी दिन बेगम निहाल और वो खुद बेगम शहबाज के यहाँ चलेंगे और असगर के लिए बिल्कीस के रिश्ते की बात निकालेंगे और शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी और रफ्ता रफ्ता मीर निहाल भी इस शादी पर रजामंद हो ही जाएंगे। बेगम निहाल को यह तजवीज़ बहुत पसंद आती है। बेगम निहाल और बेगम जमाल बेगम शहबाज से असगर के लिए बिल्कीस के रिश्ते की बात करती हैं और जवाब हाँ में मिलने की खुशी में बेगम निहाल महफिल मिलाद मुनक्किद कराती हैं, जिसमें असगर भरपूर हिस्सा लेता है। बेगम वहीद भोपाल के लिए रवाना हो जाती है और साथ में अपने बच्चों के अलावा असगर को भी ले जाती है ताकि आबोहवा की तब्दीली से उसका दिल बहल जाए।
وہاں اصغر کے لیے ایک ملازمت کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ اب 1911 کی گرمیوں کی ایک سپہر کو میر نہال شیخ نور الہی اینڈ سنز لیس ڈیلرز بازار کی دکان سے نکلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ صبح وہ کبوتروں کو پانی ڈالنا بھول گیا ہے۔ جب وہ گھر آ کر دیکھتا ہے تو ڈربے میں کئی کبوتر مر چکے ہوتے ہیں اور کئی کبوتر مرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ پانی ڈالتا ہے اور دل میں دکھ محسوس کرتا ہے۔ اسی وقت اسے پیغام ملتا ہے کہ اس کی داشتہ ببن جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ببن جان وفات پا چکی ہے، اور وہ غم سے بوجھل دل کے ساتھ ببن جان کے پرسکون چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہے اور چادر ڈھک دیتا ہے۔ ببن جان کی ماں کو کچھ رقم دے کر وہ وہاں سے واپس گھر آ جاتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت اچانک اسے خیال آتا ہے کہ کابک کو تو رات اس نے بند ہی نہیں کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی کبوتروں کا شکار کرنے کے بعد اطمینان سے کابک کے اندر ہی سو رہی تھی۔ میر نہال کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ چھڑی اٹھا کر اس بلی کو مار مار کر ادموا کر دیتا ہے اور گلی میں پھینکوا دیتا ہے۔ ان واقعات کے بعد میر نہال میں دو تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ اپنا کبوتر بازی کا مشغلہ ترک کر دیتا ہے اور سب کبوتر بکوا دیتا ہے۔ وہ لیس کا کاروبار کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے گھر کے لیے جائیداد کی آمدنی اور بیٹوں کی بھجوائی ہوئی رقم ہی کافی تھی۔ فالتو کمائی وہ صرف اپنی داشتہ کے لیے کیا کرتا تھا اور گھر میں یہ بتا کر وہاں چلا جایا کرتا تھا کہ وہ اپنے دوست نواب ببن کے ہاں جا رہا ہے۔ اب میر نہال دن بھر گھر ہی میں رہتا ہے اور اپنا یونانی ادویات کا مشغلہ اور کیمیا گری کا شغل پھر سے اختیار کر لیتا ہے، جسے کبھی اس نے دیگر مصروفیات کے باعث ترک کر دیا تھا۔ اس لیے دوست کمبل پوش میر سرنگی وغیرہ وغیرہ دوبارہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں اور مردانے میں ادویات اور کیمیا گری کے بارے میں گپے مارنے اور عملی تجربات ہونے لگتے ہیں۔ ایک دن نواب پتن کے ہاں سے واپسی پر وہ اپنے آپ کو بوڑھا اور ناتواں محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے عزت نفس کا زندگی بھر خیال رکھا ہے، لیکن اب ان کا خیال رکھنا نئی نسل کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس روز وہ گھر آمد پر اعلان کرتا ہے کہ وہ اصغر اور بلقیس کے رشتے کے لیے راضی ہے۔ اس کے اس اچانک اعلان سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اصغر کی شادی کی تیاریاں اور زور و شور سے ہونے لگتی ہیں۔ رمضان شریف کی آمد اور اس کے بعد عید کی گہما گہمی، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے۔ بیگم وحید اور اصغر بھی بھوپال سے واپس آ جاتے ہیں اور اصغر نے اپنی تنخواہ میں سے جمع شدہ 1000 روپے کی رقم میر نہال کو پیش کرتا ہے اور میر نہال اصغر سے بہت خوش ہے۔ 7 دسمبر 1911 کو جارج پنجم کی دلی میں تاج پوشی ہوتی ہے، جسے میر نہال اور دوسرے سب مردانہ اہل خانہ دیکھنے جاتے ہیں۔ بادشاہ ایک جلوس کی شکل میں شاہی قلعے سے برآمد ہوتا ہے اور سخت حفاظتی اقدامات کے اندر رہ کر جلوس میں روانہ ہوتا ہے۔ جلوس کے آخر میں نواب، راجے اور جاگیردار اپنی فوجوں سمیت جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ پس منظر میں توپیں سلامی دے رہی ہوتی ہیں، جو بقول میر نہال اس بات کی علامت ہیں کہ انگریز نے طاقت کے ذریعے اس ملک کو فتح کیا ہے اور طاقت کے بل بوتے پر ہی اپنی سامراجی حکومت چلاتے رہنے کے خواہاں ہیں۔ میر نہال کو یہ جلوس دیکھ کر 14 ستمبر 1857 کا تاریخی دن یاد آتا ہے جب دلی کا سقوط ہوا تھا اور جامع مسجد کی سیڑھیاں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ہندوستان کی سامراجی غلامی پر سخت ناخوش ہے۔ بہرحال جشن تاج پوشی کے فوراً بعد تمام ہندوستانی اور اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اصغر کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پاتی ہے۔ میر نہال کے دونوں بڑے بیٹے، ان کی بیویاں، بچے اور بیگم وحید اور ان کے بچے سب شادی میں شرکت کے لیے دلی آتے ہیں۔ شرف الدین کبیر الدین کی ساس کا ایک رشتہ دار کو امیر مطبخ بنا دیا جاتا ہے تاکہ سب مہمانوں کو وقت پر ناشتہ اور کھانا وغیرہ ملتا رہے۔ کچھ عرصے بعد مہرو کی بارات بھوپال سے آتی ہے۔ میر نہال معراج اپنے ہونے والے داماد کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل بہت بھیانک ہوتی ہے کیونکہ ایک بار اس کی بندوق سے نکلنے والی گولی، وہ شکار کا کیونکہ شوقین تھا، اس کے اپنے ہی چہرے پر جا لگی تھی، جس سے نہ صرف اس کا ایک کان اڑ گیا تھا بلکہ چہرہ بھی مسخ ہو گیا تھا اور گولی بعد ازاں دماغ میں جا کر پیوست ہوگی اور نکالی نہ جا سکی تھی، جس کے باعث اس کے ذہن میں ذرا سا خلل پیدا ہو گیا تھا۔ میر نہال کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو قضا کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن اپنے بیٹے حبیب الدین کے سمجھانے پر وہ شادی پر رضامند ہو جاتا ہے، کیونکہ بیٹے کا موقف یہ ہوتا ہے کہ بارات کے خالی واپس جانے پر لوگ دولہا کو کچھ نہ کہیں گے بلکہ دلہن کو ہی موجب خطا گردانیں گے۔ اس شادی سے گھرانے کا کوئی فرد خوش نہ تھا اور مہرو تو اس طرح رخصت ہوتی ہے
जैसे कोई कसाई ज़बह के लिए एक गाय को ले जा रहा हो। बल्कीस एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम जहां आरा तजवीज़ पाता है। असगर पहले तो बहुत खुश नजर आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेटी से बहुत मोहब्बत करने लगता है। जहां आरा के कान में उसका नाना शहबाज बेग आज़ान देता है, जो सख्त बीमारी की वजह से बकरा ईद के तीसरे रोज़ इंतकाल कर जाता है, लेकिन अपनी वफात से पहले वो अपने असर और रसूख की वजह से असगर को एक अच्छी मुलाजमत दिलवा जाता है। अब असगर ससुर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों के साथ घर ले लेता है और दरमियान में एक दरवाज़ा नस्ब करवा लिया जाता है। अब असगर दफ्तर जाता है तो बिल्किस माँ के पास चली जाती है और उसके आने के वक्त वापस आ जाती है। जल्दी असगर का दिल बिल्किस से भर जाता है और वो उसके साथ बेरुखी बरतने लगता है। वो मशरकी लड़कियों की नफ्सियात समझने से कासिर है। रफ्ता रफ्ता बेरुखी बढ़ती जाती है और बिल्किस उदास रहने लगती है। ये कई बार होता है कि जहारा के साथ मोहब्बत करते करते असगर बिल्किस से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन अब वो पहले जैसी गर्मजोशी पैदा नहीं होती। मीर निहाल फालिज के हमले की वजह से बोलने से कासिर हो जाता है, मगर हकीम अजमल खान के इलाज से 2 हफ्तों के बाद बोलने के काबिल तो हो जाता है, लेकिन जिस्मानी ताकत वापस नहीं आती और वो बिस्तर का ही होकर रह जाता है। उधर बेगम निहाल की आंखों की बीनाई कम होने लगती है। बसारत के मुआलिज हकीम करीमुद्दीन उसका इलाज करते हैं, लेकिन बीनाई कम से कम तर होती जाती है और एक दिन वो तकरीबन नाबीना हो जाती है। बल्किस एक दिन एक खौफनाक ख्वाब देखती है जिसमें असगर की नाक बड़ी खौफनाक हो जाती है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ लटक रही होती हैं। उसकी माँ बेगम शहबाज पीर जी से तावीज़ वगैरह ला कर देती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जनवरी की एक रात जब असगर अपनी बेटी जहां आरा को प्यार कर रहा होता है तो उसे बिल्किस पर प्यार आ जाता है और अपने गुज़िश्ता किए की माफ़ी मांगता है और बिल्किस का ध्यान रखने का वादा करता है। अगले रोज़ वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मित्रा को बुला कर लाता है, जो बिल्किस के मर्ज को तिब्दिक यानी टीबी तजवीज़ करता है। उस ज़माने में टीबी का मर्ज लाइलाज था। बेगम शहबाज मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के फिर से अहया को देकर खुश हो जाती हैं, लेकिन उधर टीबी का सुनकर परेशान हो जाती हैं। 1918 में मौसम गर्मा में दिल्ली और कई दीगर शहरों में इन्फ्लुएंजा की वबा फैल जाती है और दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां कोई मौत वाक़या ना हुई हो। मीर निहाल के घर से बेगम शम्स फोत हो जाती है और इसके बाद शम्स का रुझान तसव्वुफ की तरफ और ज़्यादा हो जाता है। ये खौफनाक वबा शहरियों के लिए अजाब थी, लेकिन गोरकनों, गुस्सालों और कपड़े के ताजरों की खूब बन आई और उन्होंने लोगों को खूब लूटा, हत्ता कि कफन चोर तक पैदा हो गए और गोरकन 2-3 दिन पुरानी कब्र को नए मुर्दे के लिए तैयार करने लग जाते। बल्कि इसकी कुव्वत इरादी जवाब दे चुकी थी और उसकी बेहतर होती हुई सेहत अचानक गिरने लगी थी और हालत ख़राब से ख़राब तर होने लगी। बेगम निहाल इसकी दिलजोई के लिए दिलचैन और मसरूर को उसके हाथ भेज देती है। एक दिन सुबह 4 बजे बिल्किस जाने फानी से कूच कर जाती है। असगर इसको इसका बहुत सदमा होता है और वो रोज़ाना कब्रिस्तान जाने लगता है। वो चेलम के बाद कब्र पुख्ता करा देता है और जहां आरा का ख्याल रखता है, जो जोहरा बिल्किस की 16 साल बहन के साथ बहुत मानूस है। जहां आरा की मार्फत असगर और जोहरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक रोज़ वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। बिल्किस को फौत हुए अभी सिर्फ 6 माह हुए। मीर निहाल का मंजिला बेटा हबीबुद्दीन नासाजी तबाह की वजह से दिल्ली आ जाता है और हकीमों से इलाज करवाता है। उसका 12 साल बेटा नसीम भी उसके साथ है, जिसकी जहानत पर उसे नाज है। असगर अपनी माँ और अपने बाप से जोहरा के लिए रिश्ते की इजाज़त लेता है और इसी सिलसिले में बेगल जमाल और अंजम जमानी नाराज़ होकर मीर निहाल का घर छोड़ जाती हैं, जहाँ वो पिछले 40 बरस से रह रही हैं। मीर निहाल जो पहले ही बिस्तर पर लेटा है उस रुखसत को बहुत महसूस करता है, लेकिन सवाल उसकी इज्जत नफ्स का है, लिहाजा उसे सहना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है कि कहरे दरवेश बरजाने दरवेश, यानी जब दरवेश पर मुसीबत आती है तो कोई उसकी मदद नहीं करता, उसे खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अब यही उसका मुकद्दर है। हबीबुद्दीन की तबीयत की बहाली के लिए डॉक्टर मित्रा को बुलाया जाता है, जो कि इस मर्ज को तिब्बत तजवीज़ करता है। महंगी दवाएं खाने के बावजूद उसकी तबीयत मजीद से मजीद ख़राब तर होती चली जाती है और अक्टूबर के महीने में उसे मर्दाने से जनाने में पहुंचा दिया जाता है, ताकि ख्वातीन उसके करीब रह सकें और उसकी देखभाल कर सकें। मीर निहाल को रोज़ाना एक बार जनाने में लाया जाता है और वो अपने बेटे को मौत में जाते देखकर बेइंतहा दुख महसूस करता है, लेकिन बदकिस्मती से जवान बेटे के लिए दुआ के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। मरने से 3 दिन पहले हबीबुद्दीन अपनी माँ से दूध माफ़ करवाता है
اور بیوی سے مہر معاف کرواتا ہے اور سب عزیزوں اور ملنے کے لیے آنے والے دوستوں سے اپنا کہا سنا معاف کرواتا ہے، اور ایک رات وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ یہ لمناک خبر سب دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجی جاتی ہے۔ مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے سینکڑوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ سب لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ قبرستان کے قریب ایک مسجد میں نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میر نہال کو معذوری کی وجہ سے ڈولی میں بٹھا کر جنازے کے ساتھ قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبرستان سے گھر واپسی پر نصیر الدین کے ہاں سے کھانا آتا ہے اور اصغر کھانا کھاتے بیٹھتے ہی بیگم شہباز کی نوکرانی چمبیلی اسے اشارے سے بلاتی ہے۔ اصغر اس سے ملنے جاتا ہے اور وہ زہرا کا رات 11 بجے کا لکھا ہوا ایک خط، ایک رکا اس کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ رکا صبح لائی تھی، لیکن حالات کو دیگر گون دیکھ کر یہ رکا اس وقت اصغر کو نہ دے سکی۔ زہرا نے خط میں لکھا تھا کہ صبح اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اصغر سے محبت کرتی رہے گی۔ بھلا خدا کے کاموں میں کوئی دخل کیسے دے سکتا ہے؟ میر نہال بستر پر لیٹے لیٹے دن گزار رہا ہے۔ اب وہ اتنا کج فہم ہو کر رہ گیا ہے کہ وہ ماضی کی سہانی یادوں کو بھی ذہن میں لانے سے قاصر ہے اور اس کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ شاید حسن و جمال دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے اور دن اپنی جگہ رات کو دے دیتا ہے، جس کے تاریک دامن میں سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے، اور یوں یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔